ओके बच्चों बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास को काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और उसके बाद हमने वेट को भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और वेट को इनफैक्ट हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर भी लिया था कि वेट क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या हमारे पास बेसिकली वेट और मास की ही फर्दर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें मास क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। आप सबको पता होगा, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा बच्चों, मास को अगर आपने मेजर करना है तो मास को मेजर करने के लिए हम लोग लीवर बैलेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। लीवर बैलेंस जो आपने ये देखा भी होगा कि एक साइड पे हम लोग स्टैंडर्ड वेट्स रखते हैं और एक साइड पे जिस बॉडी का मास मेजर करना है उसको रखते हैं। जब ये दोनों पैंस आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चों कि इस बॉडी का मास कितना है, 5 kg है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लोग बीम बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग लीवर बैलेंस भी कहते हैं और इसी डिवाइस को हम लोग बीम बैलेंस भी कहते हैं जो मास मेजर करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह बच्चों वेट मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। यूज़ टू मेजर वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो बच्चों स्प्रिंग बैलेंस हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं कि इसमें आपने देखा होगा बच्चों कि आपके पास ये एक डिवाइस होती है और नीचे एक हुक टाइप होता है, ठीक है। आप इसमें बॉडी को हैंग करते हो तो वो स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग क्या करता है बच्चों, स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, स्प्रिंग एक पर्टिकुलर वेट पे आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जब वो स्टॉप होता है तो आपको पता लगता है, जिस जगह पे स्प्रिंग स्टॉप होता है आपको पता लगता है जो बॉडी आपने हैंग की है उस बॉडी का वेट इतना है, ठीक है। तो बच्चों मास मेजर करने के लिए हम लोग लीवर बैलेंस या बीम बैलेंस यूज़ करते हैं और वेट मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, अब हमें वेट के फॉर्मूले को डिस्कस करना है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने सारे मास और वेट के डिफरेंसेस भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंसेस को सेपरेट करके लिख लीजिएगा। पहले डिफरेंस में डेफिनेशन, दूसरे डिफरेंस में मास फिक्स क्वांटिटी है, वेट वेरिएबल क्वांटिटी है, तीसरे डिफरेंस में लिख दीजिएगा मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। चौथे डिफरेंस में यूनिट लिख दीजिएगा कि मास का यूनिट केजी है, वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन है। पाँचवें डिफरेंस में आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाँचवें डिफरेंस में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि मास को मेजर करने के लिए लीवर बैलेंस या बीम बैलेंस यूज़ करते हैं और वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। तो बच्चों इनको आप सेपरेट कॉलम्स में लिख लीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। अच्छा बच्चों, आप फर्दर वेट के फॉर्मूले को डिस्कस करना है। बच्चों ये देखो, अगर बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी 1 kg की है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। तो 1 kg की बॉडी को अर्थ कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, 10 न्यूटन फोर्स से। 2 kg की बॉडी को 20 से, 3 kg की बॉडी को 30 से, 4 kg की बॉडी को 40 से। इसी तरह बच्चों जैसे जैसे 1 kg बढ़ता रहेगा तो जो अर्थ की अप्लाइंग फोर्स है बॉडी पे वो भी 10 के हिसाब से इंक्रीज़ होती रहेगी। 1 kg बॉडी को 10 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगी, 2 kg की बॉडी को 20 से, 3 kg की बॉडी को 30 से, 4 kg की बॉडी को 40 से। और बच्चों 1 kg की बॉडी को इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, 10 न्यूटन पर kg, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, 1 kg की बॉडी को इसको हम जी से शो करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी हम जी से शो करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों सेम ही होते हैं। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई बॉडी टूवर्ड्स अर्थ या अवे फ्रॉम अर्थ मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड में इतना चेंज आएगा, ठीक है। और बच्चों 1 kg की बॉडी को जितनी फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, आप क्या बच्चों, अब ये 10 किस तरह से आया बच्चों, हमें पता है बच्चों 1 kg की बॉडी पे अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है, 10 न्यूटन, ठीक है। 2 kg की बॉडी पे 20 न्यूटन, तो कैसे आया, 2 × 10। 3 kg की बॉडी पे 30 न्यूटन, कैसे आया, 3 × 10। 4 kg की बॉडी पे 40 न्यूटन अर्थ अपनी अर्थ फोर्स जो एग्जर्ट कर रही है, तो कैसे आया, 4 × 40। तो बच्चों हमारे पास चेंज क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो ये चीज़ चेंज हो रही है। तो बच्चों ये क्या चीज़ है, मास, ठीक है। फिक्स क्या है, 10 फिक्स है, और वो क्या बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ये क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है बच्चों आपके पास वेट। तो बच्चों वेट का फॉर्मूला क्या बन गया, वेट का फॉर्मूला आपके पास बन गया W, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों एक ही चीज़ है, क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास वेट का फॉर्मूला आ गया। बच्चों इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, वेट, मास और ग्रेविटेशनल फील्ड। 3 में से कोई भी 2 गिवन होंगे तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप बच्चों वेट का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 20 kg, ठीक है। और बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, उस बॉडी का वेट फाइंड करना है, कहाँ पे, उस बॉडी का वेट फाइंड करना है हम लोगों को। फाइंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून एंड फाइंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, ठीक है। जबकि बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ और मून दोनों की डिफरेंट है। अर्थ की कितनी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून की कितनी है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है बच्चों 1.6
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा। तो बच्चों पहले अर्थ की कैलकुलेशन देखो, फॉर्मूला तो ये यूज़ होगा। तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जो मास कितना है, ये रहा बच्चों 20। तो बच्चों ये 20 है और अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड कितनी है 10। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 न्यूटन। मतलब ये कि 20 kg की अगर बॉडी है तो उसका अर्थ पे वेट कितना है 200 न्यूटन। और बच्चों मून पे कितना आएगा, मून पे देखो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, ठीक है, MGM। तो बच्चों ये GM की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो मून पे, ठीक है, 1.6। 220 मल्टीप्लाई बाय 1.6, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा ऑलमोस्ट 16, ठीक है। तो 16 न्यूटन वेट होगा। 16 तो नहीं आएगा बच्चों, इससे कम ही आएगा, ठीक है। जो भी है आप 1.6 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठहर मैं 1 मिनट करके देखता हूँ इसे, ठीक है। तो बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो बच्चों ये आ रहा है 32, ठीक है। तो बच्चों ये कितना आ रहा है 32, बाय मिस्टेक ये 1.6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों जो बॉडी मून पे है, ठीक है, 20 kg की बॉडी मून पे है, 20 kg की बॉडी मून पे है, तो बच्चों उसका वेट कितना आ रहा है बच्चों, उसका वेट आ रहा है 200 न्यूटन। और बच्चों वही 20 kg की, सॉरी बच्चों 20 kg की बॉडी अगर अर्थ पे है तो उसका वेट कितना आ रहा है 200 न्यूटन। और अगर वही 20 kg की बॉडी मून पे है तो उसका वेट कितना आ रहा है बच्चों 32 न्यूटन। बच्चों ये मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मून पे 20 kg की बॉडी का वेट कम हो गया, ठीक है। तो बच्चों मास सेम रहेगा, मून पे हो या अर्थ पे हो, दोनों पे मास सेम रहेगा। आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अगला आर्टिकल है हमारे पास, अगला आर्टिकल है बच्चों हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक वेट और मास की जो मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो ख़त्म हो गई। बच्चों सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन या परपेंडिकुलर रिएक्शन हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या परपेंडिकुलर रिएक्शन क्या होता है। बच्चों आप जब भी किसी बॉडी को किसी टेबल वगैरह पे रखते हो ना, तो उस बॉडी का वेट कहाँ लगता है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों अगर फर्ज करो इसका वेट कितना है, वेट इज़ द फोर्स, वेट अगर इसका 15 न्यूटन है, ठीक है। तो बच्चों ये जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये भी बच्चों इस बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है, बिल्कुल अपोजिट टू द वेट 15 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों ये जो सरफेस नीचे से फोर्स लगा रही है ना ऊपर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल और परपेंडिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर रिएक्शन क्या है बच्चों, फर्स्ट करो एक वॉल है, ठीक है। आप वॉल पे हाथ रख के खड़े हुए हो, ठीक है। तो बच्चों आप वॉल पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, आपने कितनी लगाई बच्चों 20 न्यूटन। तो बच्चों अपोजिट में वॉल तो ज़ाहिर सी बात ब्रेक नहीं होगी, तो बच्चों इसको आपकी फ़ोर्स को सपोर्ट करने के लिए वॉल भी इतनी फोर्स लगाती है, जो अपोजिट टू द अप्लाइंग फोर्स होती है वो भी 20 न्यूटन होगी। तो बच्चों ये वाली जो फोर्स होगी, जो वॉल लगा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन या परपेंडिकुलर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक और देख लेते हैं, एक और बार देखते हैं बच्चों। टेबल है, ठीक है, टेबल पे आपने एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो बच्चों ये वेट है आपके पास, कितना वेट है W यानी 100 न्यूटन। तो बच्चों ये टेबल अगर इसको सपोर्ट करके बैठा हुआ है इस बॉडी को, तो इसका मतलब ये टेबल की सरफेस भी इस बॉडी पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है, जो अपोजिट टू द वेट है, ठीक है। ये जो टेबल फोर्स लगा रहे हैं ना बच्चों, इसको हम कहते हैं नॉर्मल और परपेंडिकुलर रिएक्शन, ठीक है। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये है बच्चों एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों ये देखो, यहाँ अगर हम लोग पहली एग्जांपल देखें तो बच्चों ये देखो एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है, ठीक है। तो बच्चों बुक जो है वो कितना वेट है, ठीक है, बुक का वेट कितना है बच्चों, इसका मतलब बुक जो है टेबल पे कितनी फोर्स लगा रही है 20 न्यूटन। तो बच्चों अपोजिट में टेबल भी इस बुक पे 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों देखो इक्वल आ गया, ठीक है। तो एक्शन फोर्स कौन सी है, जो बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। जो टेबल फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो बच्चों रिएक्शन फोर्स आ गई। तो बच्चों ये क्या हुआ बच्चों, एक्शन फोर्स के अगेंस्ट में क्या मिल रहा है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक्शन फोर्स डाउनवर्ड है, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप अगर एक बलून, ठीक है, बलून में एयर फिल करके आप जब जैसे रिलीज़ करते हो तो बच्चों क्या होता है, एयर जो है वो इन्वायरमेंट पे फोर्स लगाती है इस तरफ, तो इन्वायरमेंट जो है वो बलून पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है। तो जितनी प्रेशर से एयर आउटसाइड आएगी उतनी ही स्पीड से बलून आगे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब जितनी फोर्स ये जो अंदर एयर से बाहर आ रही है वो एनवायरनमेंट पे लगाएगी, उतनी ही फोर्स एनवायरनमेंट बलून को प्रोवाइड करेगा और बलून आगे की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखो एक्शन का रिएक्शन। तो बच्चों एक्शन कौन सा है, जो बलून से जो एयर निकल रही है वो एनवायरनमेंट पे एक्शन कर रही है, ठीक है। तो उसके रिएक्शन में एनवायरनमेंट जो है बलून पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, जो एनवायरनमेंट बलून पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो रिएक्शन आ गया, जितनी फोर्स एयर निकलने वाली एयर एनवायरनमेंट पे लगाएगी
इन्वायरमेंट भी उतनी ही फोर्स से बलून को आगे पुश करेगा। ठीक है बच्चों, रॉकेट की एग्जांपल देखो, रॉकेट देखो, रॉकेट से जो ये फ्यूल आउटसाइड आती है, ठीक है, तो ये फ्यूल जो आउटसाइड आती है वह इन्वायरमेंट पे फोर्स लगाती है, फर्स्ट करो 1000 न्यूटन। तो बच्चों इन्वायरमेंट भी इसके रिटर्न में 1000 न्यूटन की फोर्स रॉकेट को प्रोवाइड करता है ताकि रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सी है, एक्शन फोर्स, और ये कौन सी है, रिएक्शन फोर्स, जो इन्वायरमेंट रॉकेट को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई। आप बच्चों अगर किसी वॉल पे आप बॉल को हिट करते हो, ठीक है, अगर आप किसी वॉल पे बॉल को हिट करते हो तो बच्चों बॉल कितनी फोर्स लगा रही है, 20 न्यूटन। ठीक है, तो रिएक्शन में वॉल भी 20 न्यूटन फोर्स लगाती है। ठीक है, ताकि बॉल वापस रिटर्न हो जाए। आप देखो, बॉल को अगर आप स्लो मारोगे तो बॉल वॉल पे कम फोर्स लगाएगी, तो रिएक्शन में कम फोर्स आएगी, बॉल यहीं गिर जाएगी। अगर आप बहुत फास्ट मारोगे तो बॉल वॉल पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो रिएक्शन में भी ज़्यादा फोर्स मिलेगी, तो बॉल यहाँ जाके गिरेगी। ठीक है, तो जितना बॉडी एक्शन करेगी उतना ही रिएक्शन मिलेगा। यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों, ये इसकी वही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये बॉल की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, फोर्स ऑफ बॉल ऑन बॉल किसके इक्वल होगी बच्चों, फोर्स ऑफ बॉल ऑन वॉल। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर बच्चों फोर्स, अगर बॉल ने वॉल पे कितनी फोर्स लगाई है, 20 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों रिटर्न में वॉल भी बॉल पे कितनी फोर्स लगाएगी, 20 न्यूटन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है नेचर में। मैटर जो है, जब भी एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगाएगा तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। इसी तरह बच्चों ये बुक की एग्जांपल है। आई होप बच्चों यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है, वो एक्शन है, तो परपेंडिकुलर रिएक्शन जो है बच्चों वो रिएक्शन है। ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर रिएक्शन जो है वो वेट के अगेंस्ट में जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है टेबल से, वो है। ठीक है बच्चों, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।